नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक नई गेस्ट है और मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अर्शिया मलिक जी से। अर्शिया मलिक जी कश्मीर के प्रॉपर लाल चौक से बिलॉन्ग करती हैं और एक कॉलमनिस्ट हैं और इस्लाम के जो अन्य मान्यताएँ हैं, जो ऑर्थोडॉक्स मान्यताओं से अलग जो अन्य मान्यताएँ हैं, उनकी रिसर्चर हैं और काफ़ी खुले रूप से लिखती हैं। आपका स्वागत है अर्शिया जी, जयपुर डायलॉग्स पर। आप पहली बार आई हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू संजय जी। नमस्ते व्यूअर्स को भी। आज पहली बार मैं आपके मंच पे आई हूँ। तो ये जो कश्मीर का जो एक नैरेटिव चलता है कि साहब कश्मीर में हर व्यक्ति आज़ादी चाहता है, तो ये इसमें कितना सच है? बिल्कुल सच नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि 1990s वो ज़माना था जब इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था। ले दे के एक डीडी चैनल न्यूज़ थी और ये जितनी कनेक्टिविटी आज हम लोगों के पास है, ये सब बिल्कुल नहीं था। तो वो जो हमारे सबसे लाउडेस्ट नॉइज़ करते हैं, कुछ चंद फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान की हुँ, मदद से, उन्होंने एक ये नैरेटिव बना दिया कि एवरी कश्मीरी मुस्लिम वांट्स आज़ादी, मतलब हुँ, सेसेशन फ्रॉम इंडिया बेसिकली। हुँ, तो हुँ, एक तो हम लोग छोटे भी थे, मैं स्कूल जाती थी जब ये 1990s में शुरुआत हुई। धीरे-धीरे समझ आ गया कि कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इवन वो सेक्युलर मुस्लिम्स जैसे हम जैसे जो लिबरल मुस्लिम्स हैं, उनको भी मार रहे थे। तो एक वो डर का माहौल था। तो जी, लोग ये भूल जाते हैं कि 1990s में ये सब ऐसा था। वो तो एंडिंग 98, 99 और जब इंडियन आर्मी में थोड़ा काबू कर दिया 94, 95 के करीब थोड़ा-सा मिलिटेंसी हाथ में आई, तो तब जाके हमारी वॉइसेस मतलब हम डरते तो थे। इवन 2001, 2002 तक हम बिल्कुल डरते थे, कुछ भी कहने से। एक गन कल्चर था, AK-47 था। फिर सोशल मीडिया आया, तो पहली जी, बार आई रिमेंबर कि एक वॉइस उठनी शुरू हो गई। हमने पहले फेसबुक था, उस पे स्टार्ट किया, ग्रुप्स बनाए, थोड़ा-थोड़ा अपनी बात रखनी शुरू की। डर भी लगता था क्योंकि अगेन जैसे सोशल मीडिया इज़ अ टू एज्ड, 2 ब्लेड वाली तलवार है। अगर हम हुँ, अपनी बात रख रहे थे तो जो इस्लामिस्ट हैं वो भी अपने वो रिक्रूटमेंट वगैरह सब कुछ यूज़ कर रहे थे सोशल मीडिया को। तो उसमें भी हमारी आवाज़ बिल्कुल दब रही थी, लेकिन हम चाहते थे कि किसी भी तरह एक वो नैरेटिव बाहर जाए कि एक अल्टरनेटिव पॉपुलेशन है, जिसको आज भी मैं एक साइलेंट मेजॉरिटी कहती हूँ, तो वो ये सब नहीं चाहती है। वो अपने आप को बिल्कुल भारतीय मानते हैं, मुस्लिम हैं और उनको पंडितों से कोई बैर नहीं है। कश्मीरी सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, कश्मीरी क्रिश्चियंस भी हैं, क्रिश्चियंस जो वहाँ रहते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, उनकी पीढ़ियाँ वहाँ पे बस गई हैं। पर ये चंद फैमिलीज़ की वजह से, टेररिस्ट की वजह से और जो हमारे कुछ पॉलिटिशियंस, दो मुँहे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी वजह से एक ये बन चुका है कि कश्मीरी को आज देखते हैं कहीं भी किसी भी शहर में इंडिया के, तो वो समझते हैं शायद टेररिज्म होगा, आज़ादी चाहते होंगे। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो वैसे मैंने भी एक काफ़ी अनब्रेकिंग इंडिया करके एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें ये कश्मीर वाला जब 370 हुआ था, तो 370 के इसका पीछा जो है, ये सब किया था। तो अ, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है कश्मीर में, जो नेशनलिस्टिक है, लेकिन 370 के बाद भी बात उनसे नहीं हो रही है शायद। हाँ, अगेन वो फिर से एक परसेप्शन है कि चूँकि एब्रोगेशन हो गया तो सब ठीक है। ये गवर्नमेंट में भी ये परसेप्शन है, स्टेट की तरफ से भी और मेजॉरिटी हिंदूज़ में भी शायद ये है कि अब तो ठीक हो गया, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? ऐसा नहीं है। आपको इस्लामिज़्म समझना पड़ेगा। जी, इस्लामिज़्म बहुत ही एक डेंजरस वायरस की तरह है। आपको वही लोग दिखाई दिए जिन्होंने गन उठाया, जो टेरर करते थे। आपको वो लोग अभी दिखते नहीं हैं, जो पीछे जिसको हम मॉडरेट कहते हैं, जो एक कवर फायर देता है टेररिस्ट को, जो अपोलोजिया करता है, जो जस्टिफिकेशन देता है कि ये सब जो हो रहा है सब ठीक है। और उसमें हमारे पॉलिटिशियंस भी आते हैं, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है, जिसको मैं मिक्स करके एक वो इंतिफादा फैक्ट्री जिसको मैं कहती हूँ, ये है।
तो मेनलैंड इंडिया मेजॉरिटी हिंदूज को भी वो सब समझना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं है। आज भी अगर मैं बोल रही हूँ, इट्स बिकॉज़ मैं एक अलग शहर में रहती हूँ, और जब मुझे घर जाना होता है मिलने के लिए, मैं किसी को अनाउंस नहीं करती कि मुझे घर जाना है। तो ये समझना पड़ेगा कि खतरा अभी भी है, रिस्क है। एक तो है ही कि जान का खतरा है ही। काफ़ी सारे सेक्युलर मुस्लिम्स जो अपने आप को नेशनलिस्टिक समझते हैं, इंडिया इंडिया के भारतीय समझते हैं, उनको टारगेट किया गया है। लेकिन बात से सिर्फ जान की नहीं होती है, एक ऑस्ट्रिसिज्म भी होता है। एक एक आपको अनटचेबिलिटी का वो करना पड़ता है। आपको कोई इनवाइट नहीं करेगा, आपका घर मार्क कर दिया जाएगा, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट है तो उस वर्क प्लेस में आपके साथ जो सलूक होता है, तो ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल जो होता है, हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक वो बिलॉन्ग करने का है, सोसाइटी में ब्लेंड करने का है। और मुस्लिम सोसाइटी तो वैसे ही ट्राइबल है, तो बहुत ही मुश्किल होता है आवाज़ उठाना, वो सारी टॉक्सिसिटी झेलना, वो सारे थ्रेट्स जो आते रहते हैं, आज भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पीरियोडिकली आते हैं। तो तो ये आपने जो इतना जी, आसान नहीं है। तो आपने जो ये भी कहा कि मुस्लिम सोसाइटी एक ट्राइबल सोसाइटी है और आपने ये भी कहा सेक्युलर मुस्लिम, मैंने आपके कुछ आर्टिकल्स भी देखे हैं और इसमें आपने विशेषकर से पॉइंट आउट किया है कि भई ये जो एक नेशनलिस्टिक मुस्लिम जो लोग अपने आप को कहते हैं, वो भी इसी ट्राइबल कल्चर के ही ऑफशूट हैं और आपने वो ट्रेस भी किया है पूरा। वो कौमियत मुत्तहिदा की बात जो हुआ करती थी पार्टीशन के टाइम पर और जो बाद में जिसके जो परवेयर्स थे वो सारे के सारे अपने आप को नेशनलिस्टिक कहने लगे। तो ये जो एक हिपोक्रेसी है, जो तथाकथित सेक्युलर मुस्लिम्स हैं, ये जो तथाकथित नेशनलिस्टिक मुस्लिम्स हैं, उनको भी ये जो मेंटेनेंस वाला ऑर्डर आया वो पसंद नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का या उनको भी मदरसों के ऊपर कोई रेगुलेशन लाते हैं तो वो पसंद नहीं आता है। ये क्या पहले मानसिकता है? पहले तो आपको समझना पड़ेगा, सेक्युलर जो हम लोग समझते हैं, भारतीय इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे समझते हैं, वो वेस्ट का सेक्युलरिज्म नहीं है। वेस्ट जी, में सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट होता है। भारत में हमारे संविधान में जो बाद में चलो ऐड भी कर दिया गया, लेकिन हम जो समझते हैं, हमारा जो परसेप्शन है सबकॉन्टिनेंट में, वो ये है कि सभी धर्म एक समान है। ठीक है? हम जो हैं, जो हम डिसेंटर्स हैं, मतलब हम जो हेरेटिक्स हैं मुस्लिम्स के, जो हम फ्री थिंकिंग मुस्लिम होते हैं, हम ये हुँ, आपको कह रहे हैं कि सभी कल्चर समान नहीं होते हैं। करेक्ट। अ, मैंने तो इस पे एक इस्लामिज़्म किताब में भी लिखी है। मेरी पूरी किताब है ऑल रिलिजन्स आर नॉट द सेम। ऑल कल्चर्स आर नॉट द सेम बेसिकली, क्योंकि ये हुँ, एक हुँ, लेफ्टिस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म थॉट है कि कल्चरल हुँ, रिलेटिविज्म जिसको कहते हैं कि सभी एक समान हैं। एक हुँ, समान नहीं है, कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं, कुछ थियोलॉजिकल बेसिस है इसमें, जो आपको कुछ चंद ह्यूमन राइट्स हैं उनके खिलाफ जाता है। ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ जो हैं उसके खिलाफ जाता है। तो ये तो डिटेल में बात होगी कि कैसे जाता है, लेकिन सेक्युलरिज्म जो हम समझते हैं, सो जब आप सेक्युलर मुस्लिम की फिर बात करते हैं, इट डजंट मीन कि वो अपने रिलीजन को अपने स्टेट से अलग कर रहा है या पर्सनल रख रहा है। उसका ये है कि सभी धर्मों को एक समान मानना है। बेशक फिर जो रीजनिंग मुस्लिम होते हैं, जो ट्रांसलेशंस फिर पढ़ते हैं, कुछ वायलेंट वर्सेस भी हैं हमारे होली टेक्स्ट में, वो फिर अपनी रीजनिंग लगाते हैं कि ये बहुत पुराना है, इसको आजकल मानते नहीं हैं, तो मुझे तो हिंदू के साथ भी डीलिंग है, मेरी तो क्रिश्चियन के साथ भी है, सिख के साथ भी है, हम लोग पहले सिटीजन्स हैं इस वतन के, पहले वतन उसके बाद रिलीजन। तो ये आपस में एक वो फैमिलीज में ये रीजनिंग आ जाती है। दैट इज व्हाट अ सेक्युलर मुस्लिम मीन्स इन इंडिया, कि उसने अपना धर्म साइड में रख के, पब्लिक नहीं, अपना प्राइवेट है, वो जिसमें बिलीव करता है या नहीं करता है, हमारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम होते हैं, वो उसको बेशक मान ले, लेकिन उसका कोई हेट्रेड या बैर नहीं है किसी के साथ। वो आराम से कोएग्जिस्ट कर सकता है और करना चाहता है। 200 मिलियन ऐसे की लोग आबादी कितने हैं? है इंडियन मुस्लिम्स की। काफ़ी सारे हैं एक्चुअली, मेरा पूरा रिसर्च इसी के लिए है। एंड हुँ, धीरे-धीरे वो एक नेटवर्क सा मैं बना रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ असमीज़ मुस्लिम से बात करने की, नीचे बोहरा मुस्लिम्स हैं, आपके वडोदरा के मुस्लिम्स काफ़ी अलग हैं हमसे। तमिल मुस्लिम्स जो मुझे लगा टोटली अलग हैं, बट देन उनमें तो हमारे साउथ में रहे हैं, एपीजे हैज़ बीन वन ऑफ द मॉडल्स। तो वैसे-वैसे टाइप के भी काफ़ी मिले हैं। केरला के मुस्लिम्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं। उत्तर प्रदेश के तो खैर है ही, अलीगढ़ के ही केवल नहीं है, बट लखनऊ के हैं।
तो ऐसे-ऐसे करके प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स मैं उनको कहती हूँ, ऐसे काफ़ी सारे हैं। पर अगेन वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अव्वल मेन स्ट्रीम नैरेटिव ही ऐसा है, मीडिया भी उन्हीं लोगों को पकड़ना चाहती है, आपके जैसे वो शोएब जमाई टाइप के उनको लेके आते हैं टीवी डिबेट्स में। हुँ, हुँ। दूसरा ये कि नेगेटिव मुल्ला लगता है, मौलानाओं को लेके आते हैं। हाँ, मुल्लाओं को लेके आते हैं। तीसरा ये कि एक वो स्पेस सेफ स्पेस नहीं है हमारे लिए बात करने में, क्योंकि अगर कोई एक वो डेयर करता भी है बात करने का, अ, एकदम से उसपे उँगलियाँ उठना शुरू होती हैं। जैसा मैंने कहा, एक ट्राइबल सोसाइटी है, उसमें औरत की बात तो छोड़िए, इवन हमारे जो एनलाइटेंड मेन हैं, वो अगर वैसा कुछ बोलना शुरू करें तो रिसेप्शन अच्छा नहीं होता है। आपने तारिक फ़तेह को तो देखा ही है, जब वो आए थे इंडिया में कैसा रिसेप्शन हुआ था, कितने सारे तारिक मुस्लिम उनको हामियत दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। और उसके ऑपोज़िट तारिक क्या फ़तेह तो हुआ कि हमारे जयपुर डायलॉग्स के जो फाउंडिंग सेशन हुआ था, ही वाज़ अ पार्टिसिपेंट इन दैट, और उनके साथ तो लास्ट तक हम लगातार कार्यक्रम किया करते थे। मैं इसमें एक चीज़ लेकिन पूछता हूँ, क्योंकि कई सारे एनलाइटेंड लोगों के साथ मेरी बात होती है, और मैं जैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ मेरी बात हुई, और मैंने उनको भी एक सवाल पूछा था कि भई, आपकी बात जो है वो हिंदुओं में तो सुनी जाती है, हुँ, लेकिन मुस्लिम्स में आपकी बात सुनी नहीं जाती, क्योंकि मुसलमानों में स्पेशली मासेस क्या, आपने भी अपने आर्टिकल में लिखा है कि भई ये जो तथाकथित जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स हैं, वो उनकी भी जो तरबियत है वो अलग तरह की है, और तबीयत भी अलग तरह की है। वो उस तरह के नहीं है जैसे कि आप नॉर्मल उसमें, जैसे वेस्ट में आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो आपके जो हनफी जो हैं भारत में, ये सब मुक़ल्लिदीन हैं, ये तक़लीद फ़ॉलो करते हैं। तो ये जब तक़लीद इनको फ़ॉलो करना है, तो ये जब बात सुनेंगे तो वो तो आलिम उलमा की सुनेंगे। आपकी और तारिक फ़तेह की और आरिफ मोहम्मद ख़ान की बात तो सुनी नहीं जाएगी, और ये बार-बार देखने में आता है कि उनका सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये केवल आज की बात नहीं है, तारिक फ़तेह जी तो पिछले 1 साल पहले तो थे। आरिफ मोहम्मद खान सर इज़ स्टिल अलाइव। ये 70s से है। हामिद हलवाई की बात किसी ने सुनी नहीं थी, और ये तो सीताराम गोयल ने डॉक्यूमेंट भी किया है। मुझे भी कैसे पता चला उनकी किताब पढ़ के, सीताराम जी की, कि जी। कोई सेमिनार था, उसमें उनको बुलाया गया था, और आई थिंक एबी शाह उनके फ्रेंड थे, वो प्रिज़ाइड कर रहे थे। तो 2-3 घंटे तो पहले काफ़ी कुछ मुसलमान लोग भी बोले, हिंदू भी बोले, काफ़ी हिंदुइज़्म की बैशिंग हुई। उसके बाद जब हामिद हलवाई की बारी आई तो उनको बोलने नहीं दिया गया। तो 1970s की बात है, एंड हामिद हलवाई को तो आज टोटली उन लोगों ने साइडलाइन कर दिया है। इनफैक्ट जो उनकी इंडियन सेक्युलर सोसाइटी भी चलाते हैं, अ, वो उनकी किताब को एडिट करके आज आई जावेद थिंक आनंद। तनवीर ने दोबारा पब्लिश की है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है, वो तो सदियों से चलता आ रहा है। हमारी बात कोई सुनेगा भी नहीं। जैसा मैंने कहा ना, एक वो नैरेटिव बन चुका है, और फिर अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के टाइम पे क्या हुआ, ये जो एजेंडा एक्टिविस्ट खड़े हो गए, इन्होंने वो हुँ, स्पेस ले ली, जो स्पेस हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो एक फ्री थिंकिंग स्पेस जो हम कर रहे थे, कि कोई जो हमारे जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे अभी ट्रिपल तलाक को लेके, हलाला को लेके, मूता को लेके, एफजीएम को लेके, इवन ये एलिमनी का जो ये लेके है, वो स्पेस जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो अनफॉर्चुनेटली एजेंडा एक्टिविस्ट ले गए, और इन्होंने एक वो नया टर्म बना दिया है, इस्लामोफोबिया, व्हिच मीन्स कि आप तो अब सवाल उठा ही नहीं सकते, बिकॉज़ यू विल बी अक्यूज्ड ऑफ इट। इर्रिस्पेक्टिव कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, मुझे तो कहते ही हैं इस्लामोफोब। तो अच्छा। जब जबकि जबकि करेक्ट टर्म होना चाहिए मुस्लिम फोबिया, ऐसा नहीं है, एंटी मुस्लिम बिगोटरी तो होती है, लेकिन हुँ, आप सवाल उठाएँगे तो आपको यही बोला जाएगा कि आप या तो ब्लास्फेमी कमिट कर रहे हैं, या आप उस इस्लामोफोब हैं। तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब की बात नहीं सुन रहे हैं, एपीजे कलाम को तो वो मानते भी नहीं थे मैक्सिमम मुस्लिम्स, बट देन अगेन ये एक परसेप्शन बना देते हैं। आपको एक ही चीज़ बोलनी है कि इस्लाम खतरे में है। उस अम्ब्रेला के नीचे आपका सारा रिफॉर्म, आपकी सारी प्रोग्रेस, आपकी सारी एडवांसमेंट, वो सब दब जाती है, जब आपने एक बार कह दिया कि इस्लाम खतरे में है। अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है मुस्लिम एलिमनी को लेके, मुस्लिम डिवोर्स वुमेन, जी, जी। बहुत पहले होना चाहिए था, 1986 में ही हो जाना चाहिए था। शाहबानो ने तो स्ट्रगल स्टार्ट हुँ, की थी।
लेकिन वो तो आप जानते ही हैं कांग्रेस की फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स आ गई और बड़ी क्लेवरली उन्होंने वो दूसरा एक्ट लेके आ गए। बट आज आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने साबानो को विंडिकेट कर दिया है। एंड बट यही अभी मैं विंडिकेट वेट किया कर रही है थी और देखने के लिए कौन से मौलाना क्या बोलेंगे, क्या रिएक्शन हुँ, है। काफी सारा हुँ, रिएक्शन आ रहा है। कांग्रेस तो बड़े दबे हुए से कह रही है कि हाँ जी ये बड़ी अच्छी बात है लेकिन पॉलिटिक्स ना हुँ। खेलें। वेरी हिपोक्रिटिकल ऑफ देम टू से इट। लेकिन ये है कि होपफुली होपफुली लेकिन रिफॉर्म बहुत इंटरनली नहीं आएगा, ये मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आज बता दूँ क्योंकि हर कोई जी, मुझसे सवाल करता है, एक जो मैं ये वॉइस खड़ी हो गई हूँ, हर कोई समझता है अर्शद मलिक के पास आंसर्स हैं, मेरे पास आंसर्स नहीं हैं। आप ये जी। मैं अभी तक सीक कर रही हूँ, मैं अभी तक आई एम नेविगेटिंग, मैं सोच रही हूँ कैसे क्या, मैं नेटवर्क कर रही हूँ विद टर्किश राइटर्स, विद फ्रेंच मुस्लिम्स, विद इंडोनेशियन मुस्लिम्स, जो ये सब बैठ के सोचते हैं इजिप्ट में, यूरोपियन सिटीज में कि कुछ तो गड़बड़ है और कहीं हमको कुछ तो करना है। आप चाहे वो टेक्स्ट के ही इसमें से ले लें, आप टेक्स्ट को बदलने की कोशिश करें, आप टेक्स्ट से बाहर होके रिलीजन से बाहर होके करना चाहें, जैसे आजकल एक्स मुस्लिम मूवमेंट बढ़ गई है, तो हम सब बैठ के कुछ ना कुछ सोच रहे हैं सॉल्यूशन क्या है। लेकिन आप ये मत समझिए कि जस्ट बिकॉज़ एक वॉइस खड़ी होगी तो उसके पास सॉल्यूशन हो है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिफॉर्म फ्रॉम इंटरनली। काफ़ी रिस्क है, काफ़ी जोखिम है। एक्सटर्नल प्रेशर जब तक नहीं होगा तब तक रिफॉर्म नहीं आएगा। आप अरब स्टेट्स को ही ले लो, जब तक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने अपना वो बिल्कुल दिखाया नहीं, हुँ, डिक्टेटरशिप नहीं दिखाया, तब तक टर्की चेंज नहीं हुआ। गमाल अब्दुल नासिर ने जब तक मुस्लिम ब्रदरहुड को वहां से दफा नहीं कर दिया, दे हैड टू माइग्रेट टू नॉर्थ अमेरिका, आज वो वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन इजिप्ट में हुँ, नहीं है। तो हुँ। एक वो जो वो डंडा उठाना पड़ता है, वो हमारे स्टेट में उतने वो गट्स नहीं है इंडियन स्टेट में वो करने के लिए। हमारे स्टेट में तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि बीइंग अ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट तो ये तुरंत आएगा कि साहब कि आप माइनॉरिटी हाँ, वो परसिक्यूशन मैं कर रहे हैं। हाँ, वो मैं समझती हूँ। वो तो आप पे वैसे भी लग रहा है दैट वो नैरेटिव है मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है इंडिया में, जिसको हम काउंटर करते रहते हैं, हम प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स। तो वो तो लग ही चुका है। अगर वो नाम लग चुका है तो थोड़ा आप खैर कोर्ट ने आज दिखा दिया कि इंडियन मुस्लिम जो है, वो इंडियन मुस्लिम वुमन जो है, वो सबसे पहले सिटीज़न है। क्योंकि उनकी रूलिंग में साफ-साफ लिखा है कि वो चाहे कोई भी दोनों एक्ट, दोनों लॉज़ जो पास किए गए हैं, वो जो प्रोटेक्शन एक्ट है, मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट, और वो जो हमारा ये है सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो वो कोई भी लॉ उसमें ले सकती है। तो एक्सटर्नल प्रेशर, जब तक एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आएगा मुस्लिम कम्युनिटी में, इंटरनली तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। एक्सटर्नल जब अच्छा। प्रेशर होगा, हुँ, तो हम जैसे हुँ, लोगों को एक होप मिलती है कि स्टेट हमारे पीछे है। एंड हुँ, ये हिस्ट्री है। मैंने इजिप्ट की बात की, आप लीबिया में ले लीजिए, आप ईरान में ले लीजिए, आप इराक में ले लीजिए, आप कोई भी अरब नेशन ले लीजिए, हमेशा यही हिस्ट्री रही है, जब तक कोई डिक्टेटर ना हो तब तक वो रिफॉर्म नहीं करते हैं, वो प्रोग्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इजी इस्लामिस्ट को हाईजैक कर लेना। ये कश्मीर में भी हुआ। हम लोग थे, हुँ, सेक्युलर थे, हम लोग रहते थे हुँ। 50s में, 60s में। मेरे पेरेंट्स 50s की पैदाइश है। मेरे ग्रैंडफ़ादर ड्यूरिंग 40s 30s, तो ऐसा कोई बैर नहीं था विद द हिंदूज़। हाँ, इंसिडेंट्स होते थे, अब वो हम भी सुन रहे हैं, हम भी अब एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी-अपनी स्टोरीज़। कश्मीरी पंडित्स के साथ क्या होता था, उनका 7th एक्सोडस है। लेकिन ऐसा कोई हेट्रेड नहीं था जो फिर वहाबी इस्लाम की वजह से आया। 1980s में जो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हुआ वहाँ से और यहाँ इम्पोर्ट हो गया। तो हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि 9/11 कैसे हुआ? ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम मुझे आई हैड टू गो बैक टू द कुरान। मैं अपने पेरेंट्स से पूछने लगी कि ये कैसे जायज़ है? इनोसेंट मुस्लिम्स को ऐसे ये कौन-सा जिहाद है? तो मुझे भी रिविज़िट करने पड़े। जो कुरान मैंने पढ़ा था उसमें ये सब तो नहीं बता रहे थे। एंड फिर धीरे-धीरे और ज़्यादा डीप जाना पड़ा, और ज़्यादा ये देखना पड़ा। तो हम तो सुपरफिशियली ऐसे ही हमारे 5 पिलर्स हैं, ये मानते थे। अच्छी-अच्छी बातें हमें कुरान से कहते थे। तो इतना डीपली तो कोई पढ़ता भी नहीं था क्योंकि अरबिक में है, समझ तो आता नहीं था, ऐसे हम लोग रटते थे। लेकिन चूँकि फिर बड़े हो गए, हम समझना चाह रहे थे कि हो क्या रहा है? इतनी सारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, हर एक में टेररिज्म प्रॉब्लम क्यों है? मतलब नॉट ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी टेररिस्ट इज़ अ मुस्लिम। तो ये क्यों है? तो जाना पड़ा, डिग करना पड़ा, डीप जाना पड़ा, एक आईने के सामने खड़े होके रिफ्लेक्ट करना पड़ा कि हाँ, हम में कुछ प्रॉब्लम तो है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप जहाँ भी जाते हैं, फिर आप माइग्रेट होते हैं वेस्ट में, वहाँ पे भी आप प्रॉब्लम लेके जाते हैं।
एक-एक यूरोपियन सिटी को देख लीजिए, स्वीडन को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए, आज भी तोड़-फोड़ हो रही है, फ्रांस में देख लीजिए। तो ऐसा कुछ तो होगा, कुछ तो कहीं पे कहीं गड़बड़ तो होगी कि आपके इस्लामिस्ट वो आराम से हाइजैक कर लेते हैं, आपका जो भी पीसफुल है, जो भी कोर मैसेज है। तो कहीं न कहीं मैं भी आंसर्स ढूँढ रही हूँ, मैं भी नेटवर्क कर रही हूँ प्रोग्रेसिव मुस्लिम से। धीरे-धीरे वो कहते हैं ना, बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ वो रही है। तो इस पे मैं सोशल आऊँ मीडिया इस पे तो सोशल मीडिया एक काफ़ी हेल्पफुल रहा है, बट आप ये उम्मीद ये जो छोड़ दें आपने कि इंटरनली कोई रिफॉर्म आएगा और इंडियन मुस्लिम से तो आप छोड़ दें, क्योंकि वो हुँ, स्पेस नहीं है। वो बात करने की वो स्पेस नहीं है। मैं अब उसी बात पे जाता हूँ जो वहाँ से मैंने शुरू की थी कि भाई बात तो आलिम उलमा मौलाना की ही सुनी जाएगी। तो अ, आप कोई भी इंटरप्रिटेशन ले आएँ जैसे मैं फिर आरिफ मोहम्मद खान साहब को लाऊँगा। वो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, अच्छे-अच्छे इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं। लेकिन तफ़सीर तो मौदूदी की ही चलेगी ना। बस वो तफ़सीर तो इब्न इशाक की ही चलेगी ना। तफ़सीर तो वही सारी जितनी जो है आपके एस्टेब्लिश्ड मौलाना उनकी ही चलेगी ना। तो उन्होंने तो साफ कह रखा है बिल्कुल, जहाँ अगर वो हदीसों में आ गया कि भई वो वाजिबुल क़त्ल है या जैसे कि जिसने अल्लाह को, रसूल को और आखिरत को नहीं माना, वो काफ़िर है, काफ़िर का क्या है, और जिहाद जो है वो फ़र्ज़ है। ये सारी चीज़ें तो लिखी हुई हैं। अब तो क्या है कि हम लोग भी चूँकि ऑनलाइन सब अवेलेबल है, तो हम लोग भी पढ़ लेते हुँ, हैं, अलग-अलग तफ़ासीर भी पढ़ लेते हैं। और आजकल तो ख़ैर थैंक्स टू द अरब वर्ल्ड उन्होंने तो हुँ, सारे टेक्स्ट्स और सारे के सारे जो इंटरप्रिटेशंस हैं, सब एक जगह पर अवेलेबल करा दिए हैं। So you can see every translation, you can see every interpretation. हुँ, तो उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भई जो कुरान आपके 8.39 जो कहती है अल-अनफ़ाल 39 कि पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना है और उसके पहले क़यामत नहीं होगी तो कोई जन्नत नहीं जा पाएगा। तो फिर वो दैट बिकम्स एन ऑब्लिगेशन। तो उसको अब जो आप मासेस प्रोग्रेसिव के दिमाग से कैसे हटा हाँ, सकते हैं? जो आप कह रही हैं कि तो इंटरनली नहीं हटा सकते आप। हुँ, क्योंकि मुस्लिम सुप्रीमेसी है। ये जो हामिद अलवाई ने भी अपने किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स में लिखा है। उन्होंने किताब तो नहीं लिखी, उन्होंने दिलीप चित्रे जी को बातें कुछ इंटरव्यूज़ हुए थे मराठी में हाँ, और वो ये दिलीप चित्रे जी पेंगुइन में इंग्लिश अवेलेबल है। मैंने आपका ट्रांसलेशन वो देखा था हाँ, जो पेंगुइन से पेंगुइन मैंने में अभी किंडल में डाउनलोड किया, उसमें वो सारे दिलीप चित्रे जी भी हैं और उसमें एबी शाह भी हैं और उसमें वो 3rd चैप्टर भी है जिसको आपने उसमें रेफ़र किया। 3rd चैप्टर ही डिस्क्राइब करता है ये जो आप कह रहे थे मुस्लिम सुप्रीमेसी। तो मुस्लिम सुप्रीमेसी चूँकि इतनी ज़्यादा टेम्प्टिंग है, तो इसीलिए ये नैरेटिव मौलानाओं का ही चलता है, जिसमें ये काफ़िर का है और जिहाद का है एंड एवरीथिंग। पीसफुल कोर मैसेज जो है, वो तो कभी फिर सामने आती नहीं है। स्पिरिचुअल बेसिकली जो है, इस्लाम का कोर मैसेज जो मैं समझती हूँ, स्पिरिचुअल है। जो आपके अपने अपने द जिहाद इज़ विद यू आपका जो जो हर रिलिजन में होता है। ये तो क्रिश्चियंस में भी है गुड और इविल। ये तो हिंदुइज़्म में भी है, रामायण महाभारत का भी सारा है गुड और इविल और पर्सनल से शुरू होता है, ईगो से शुरू एक होता है, एक एक मिनट आई आपको से इंटरप्ट शुरू होता करूँगा है। आपको इंटरप्ट करूँगा यहाँ पे। जिहाद, फ़तावा आलमगीरी एक्चुअली मैंने एक काम किया, मैंने फ़तावा हुँ, आलमगीरी का ट्रांसलेशन शुरू करवाया। मैंने देखा हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं, इंग्लिश में नहीं है। हुँ, तो मैंने फ़तावा आलमगीरी और कब से शुरू करवाया, जब मैंने अ, ओवैसी जी की वो एक गर्वोक्ति सुनी जिसको बोलते हैं ना, वेरी प्राउडली ही सेड कि वी फॉलो फ़तावा आलमगीरी। भाई फ़तावा आलमगीरी तो वी मस्ट स्टडी। देन आई लुक्ड अराउंड तो फाउंड कि भाई देयर इज़ नो ट्रांसलेशन अवेलेबल। केवल एक बुक ऑफ ज़कात जो है उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है, उसके अलावा 73 बुक्स हैं, उसमें से किसी बुक का अवेलेबल नहीं है। तो फिर आई कमीशन्ड ट्रांसलेशन। बड़ा मुश्किल काम है, मिलते नहीं लोग और करना भी नहीं चाहते, उनको खतरे भी होते हैं। तो अब धीरे-धीरे हमने वी गॉट द 3rd वॉल्यूम ट्रांसलेटेड जिसमें किताब-उस-सियर है, रिलेशंस विद द काफ़िर और 2nd वॉल्यूम का आधा करीब। तो अभी आउट ऑफ 10 वॉल्यूम्स यू गॉट 1 1/2 वॉल्यूम्स ट्रांसलेटेड। तो किताब-उस-सियर में शुरुआत ही ऐसी होती है कि जिहाद दीन हक़ की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। जबकि ये
पार्ट ऑफ थियोलॉजी और यही इनिशियली है हिदाया में नहीं। भी यही है, हिदाया में हाँ, भी यही है। क्योंकि हमारे लिए द कुरान इज देयर, उसके बाद सीरा ट्रेडिशंस, जो ओरल ट्रेडिशंस हम जानते हैं, जो बाद में हदीथ में लिखे गए थे, एंड द हदीथ आर देयर। अब तो एमबीएस ने भी कहा है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया है ऑन द हदीथ, और ये तो हम प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स की रिसर्च भी कहती है कि बिटवीन 632 एडी व्हेन द प्रॉफिट डाइड टू अब्बासिद डायनेस्टी, अब्बासिद एम्पायर, 200 साल की गैप है। और 200 साल में कौन सी हदीस किसने बोली, किसको डिक्टेट की, किसने कंपाइल की, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है वहां पे। तो आप आज कैसे कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स चेन है, एक इस्नाद करके है कि उसने उससे कहा था, एक ऑथेंटिक वगैरह जो कहते हैं, लेकिन आप कैसे एक लॉ आज 21st सेंचुरी में बना सकते हैं जो कि ओरल पे, लिटरेचर पे सारा बेस्ड है। तो रिफॉर्म तो होना ही चाहिए था। अभी तक जो लॉज हैं, थैंकफुली पता नहीं कैसे, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो जब रिपब्लिक हमारा बना, तो दे सेड कि क्रिमिनल लॉ विल बी द सेम फॉर एवरीवन। तो ये एक बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई। लेकिन हुँ। पर्सनल मैटर में उन्होंने इसको, हदीद को ज्यादा, शरिया लॉ को उन्होंने ज्यादा अहमियत दे दी। तो ये है कि ये मौदूदी एंड ये कमेंट्रीज जो बाद में आई हैं, फतवे आलमगीरी, ये सब आर नॉट पार्ट ऑफ अस। वी आर नॉट सपोज टू फॉलो दिस। इट हैज टू बी द कुरान, इट हैज टू बी द हदीथ। लेकिन फिर कुरान में ये भी है कि जहां आपको अपना लगता है कि ये सही नहीं है, अपनी रीजनिंग, अपनी अकल इस्तेमाल करें। तो वो हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रिफॉर्मर्स टाइम टाइम पे कुछ को एनकरेजमेंट भी अपनी सोसाइटी से मिली, कुछ को नहीं मिली, उनको मार डाला गया। जैसे मोहम्मद ताहा थे, ही वाज हैंग्ड इन जेल। हाँ, सूडान वाले। कुछ को, हाँ, मोहम्मद अरकून हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हैं, उनको मिली है इनकरेजमेंट। ईरानियन फिलोसफर्स, ईरानियन जूरिस्ट बहुत अच्छे हैं। ईरान तो एक टाइम पे बहुत ही प्रोग्रेसिव था 1979 से पहले। तो उनको एनकरेजमेंट मिलती थी, वो अपना लॉ वगैरह बिल्कुल अपने, द शाह वाज वेरी प्रोग्रेसिव। और इसी तरह से इवन अफगानिस्तान में जब वो इससे पहले कि ये सारा तालिबान वगैरह आया, तो टाइम टाइम पे आपको इज्तिहाद करके, रीजनिंग करके, डिस्कशन करके बैठ के आपको अपनी सोसाइटी में उस दौर में क्या ठीक लगता है आप कर सकते हैं। आपको इसमें पूरी परमिशन है। लेकिन इंडियन मुस्लिम्स के साथ क्या हुआ कि वही अ, मौदूदी पे ये सारा नहीं, अटक गया। टू नेशन थ्योरी आ गया। इज्तिहाद को तो बंद हुए 1000 साल हो गए। मुतज़ल्लियों के काफी बाद तो टाइम हो गया। इज्तिहाद बंद ही हो गया। हाँ, काफी टाइम हो गया। इसको हम कहते हैं द इंटेलेक्चुअल सुसाइड जो हम लोगों ने की। ये हुँ, भी वहीं जाता है, अब्बासिद डायनेस्टी पे। और अशराइट जो थे, जो आज भी अशराइट हैं, हमारे देवबंदी, हमारे वहाबी, सलाफी और हुँ, ऑल हुँ, अशराइट्स, वो ये मानते हुँ, हैं कि टेक्स्ट जो लिखा है सो, उसमें कोई हुँ। तब्दीली नहीं। मुतजली थे, मुतजली मानते थे कि रीजनिंग, अपनी अकल इस्तेमाल करें। तो अकल तो आज भी करते हैं, प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स करते हैं। मैंने कहा ना, वो टिपिकली उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो पढ़ते हैं, अपना बिलीफ रखते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि हिंदुओं से कोई बैर नहीं है, जूस से कोई बैर नहीं है, हम कोई हेट्रेड नहीं है, कुछ नहीं है, और कोएग्जिस्टेंस हो सकती है, आराम से हो सकती है। तो ये है कि मुतजली, मैं कोशिश कर रही हूँ वापस लाने की, वो स्पेस जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है नहीं अभी। हुँ, आई थिंक अरब्स में आ जाएगी, यूरोपियन मुस्लिम्स हुँ। में भी आ जाएगी, लेकिन आप इंडियन मुस्लिम से तो अभी तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, कम से कम 1 सेंचुरी तक। यहाँ तो वो जो आपकी वो तक़लीद बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो वैसे भी वो कहते हैं कि साहब कि अगर वो क़यास और इज्तिमा ये भी शरीयत का पार्ट है, तो वो आप तो क़यास और इज्तिमा से बाहर निकल के और इज्तिहाद तो सोच ही नहीं सकते। तो मुझे इक़बाल एक ने उम्मीद किया तो थी, थोड़ा बहुत इज्तिहाद। मुझे एक जब उम्मीद इक़बाल ने एक एक मिनट उम्मीद में थी थोड़ा-सा मुझे कि हम लोग मैं जो 1 कॉपी मिनट करते हैं, इंडियन मुस्लिम जो ए कॉपी करते रहते हैं ना, अरब्स को हुँ, कॉपी करते रहते हैं, तो अगर एमबीएस ने ये सारा शुरू किया है, हो सकता है वो कॉपी करें। लेकिन फिर एक और चीज है जिसको हम तकफीरी कहते हैं। तकफीरी में आप हुँ, एकदम प्रोनाउंस कर देते हैं कि ये मुस्लिम नहीं है। जैसे मुझे तो ये ऑलरेडी काफ़िर हम हो लोग गया। करते हैं कि नॉट मुस्लिम इनफ, हुँ, एंड हुँ, उसके लिए आप वाजिबुल कत्ल भी हैं। तो एमबीएस हुँ, को तो उन्होंने ऑलरेडी तकफीरी कर ही दिया है कि ये मुसलमान रहा ही नहीं, और इसको छोड़ दें। और अब तो इंडियन मुस्लिम्स ही बेस्ट तरह का इस्लाम पालेंगे, और ये हुँ। हुआ है। सो इंडियन मुस्लिम जो मैं उम्मीद कर रही थी कि कॉपी करेंगे अरब्स की प्रोग्रेस, अरब का इनोवेशन, अरब्स का रिफॉर्म, वो अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो एक तकफीरिज्म आइए आइए है। वहाँ से बात ले चलते हैं जहाँ से
बात शुरू हुई थी वो हामिद दलवाई की जो किताब है, दर्शकों से बताना चाहूँगा, ये हामिद दलवाई जी की किताब है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया, और इसका एक चैप्टर 3 है जिसमें वो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स की बात करते हैं। जी, मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया, करेक्ट। और ये किंडल पे अवेलेबल है, पेंगुइन पब्लिकेशन है, किंडल पे और अमेज़न पे पेपरबैक में भी अवेलेबल है। ये मैंने कल बल्कि आपसे बात हुई उसके बाद तुरंत मैंने डाउनलोड की एज़ एन ई-बुक। तो इसमें ये यही बात बता रहे हैं कि जो नेशनलिस्टिक मुस्लिम है वो बेसिकली हिपोक्रिट है। और जो हामिद दलवाई कह रहे हैं, जो व्हाट आई कैन गेन, और जो मुत्तहिदा कौमियत शुरू की थी उस वक़्त हुसैन अहमद मदनी को, जिनको कि कांग्रेस ने भी नेशनलिस्ट बोला कि भई ये नेशनलिस्ट हैं, और लेकिन उनकी और जिन्ना की जो अल्टीमेट फ़िलॉसफ़ी है उसमें कोई अंतर नहीं था। जी। ये सही है। हामिद अलवाई को आज मार्जिनलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने तो सबसे पहले ये पूरा थीम दिया कि जो हिंदू कम्युनलिज्म आप कहते रहते हैं, हिंदू कम्युनल है, हिंदू कम्युनलिज्म है, वो बेसिकली रिएक्शन है टू मुस्लिम कम्युनलिज्म। इसको मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लोर और करके, थोड़ा और मैं इसको एक्सपैंड करती रहती हूँ कि मुस्लिम कम्युनलिज्म का क्या मतलब है? मुस्लिम कम्युनलिज्म का केवल हेट्रेड टुवर्ड्स द हिंदू नहीं है। मुस्लिम कम्युनलिज्म इज़ आल्सो दिस कि मुस्लिम सुप्रीमेसी, कि हमें राज करना है। एंड ऑब्वियसली उसका मतलब है काफिर। काफिर तरह-तरह के हैं, ज्यूज भी हैं, हिंदूज भी हैं। क्रिश्चियंस को वो मानते हैं कि दे आर पीपल ऑफ द बुक। लेकिन फिर वो जो एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिश्चियंस होता है या ज्यूज होता है, वो बड़ा ही अच्छा, लोग भूल जाते हैं कि मुस्लिम ऑन मुस्लिम जो टेरर है, जैसे शियाओं को वो नहीं मानते, अहमदियों को नहीं मानते हैं। उधर अरब्स में अलग है, अलावियों को नहीं मानते हैं। शियाओं में भी फिर अंतर है, सुन्नियों में भी काफी सारे सेक्ट्स हैं, तो एक दूसरे को कैंसल करने में लगे हुए हैं। सो हामिद अलवाई ने जब ये कहा कि हिंदू कम्युनलिज्म को आप छोड़ दीजिए, वो बेसिकली रिएक्शन है टू मुस्लिम कम्युनलिज्म। आप मुस्लिम कम्युनलिज्म की बात करें, आप इस पे गौर करें, ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको हम क्यों चेंज नहीं कर रहे, तो ही स्टार्टेड गेटिंग कैंसल्ड हिमसेल्फ। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि नेशनलिस्ट, ये मुस्लिम्स की एक तरह का एक वो हिपोक्रेसी है, उसमें उनको सामने आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि वो अगर वतन का को ये रख रहे हैं ऊपर फॉरमोस्ट, उसके बाद कोई रिलीजियस आइडेंटिटी आती है, तो क्या जो थियोलॉजिकल बेसिस है उसका, उसको वो नकारते हैं कि नहीं नकारते? तो वो फिर चला जाता है इनटू ब्लास्फेमस एरियाज। और वो अगर स्पेस होती कि चाहे ब्लास्फेमी हो या नहीं, हम बात तो करें, वो है नहीं। तो इस करके ये सारा आपका वो फिर बन जाता है, मतलब प्रोग्रेसिव मुस्लिम फिर इसी इसमें रहता है कि कहूँ या नहीं कहूँ। अगर कहूंगा तो वाजिबुल कत्ल करार दिया जाऊंगा, नहीं कहूंगा तो ये दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर ये सारी जद्दोजहद चल रही है। इस करके हामिद अलवाई इज जैसे वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूँ कि ये कॉलेजेस में इसकी देवबंद बुक वाली जो बात आ करते जाए, हैं ना पर वो, हामिद हाँ। दलवाई जब देवबंद की बात कर रहे हैं तो देवबंद में वो हम्म, हुसैन अहमद मदनी की बात कर रहे हैं। मैंने भी अपनी किताब में उसको कोट किया हुआ है कि किस तरह से जब ये एक आलिम उलमा की एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस करी थी देवबंदियों और बरेलवी में, तो उसमें जो हुसैन अहमद मदनी ने ये कहा था कि भाई हम पूरे हिंदुस्तान को हिदायत दिलवाना चाहते हैं, और ये लोग जो हैं ये खाली पाकिस्तान एक अलग से ले जाना चाहते हैं, और पाकिस्तान जो है वो अगर बना देंगे तो हमारे लिए फिर पूरे बर्र सग़ीर को इस्लाम की हिदायत देने में बड़ी मुश्किल आएगी। ये बातें ये मैंने अपनी किताब में लिखी थी, और इसमें इन्होंने तो एक्सेप्ट दिया है पूरा का पूरा, और ये कह रहा है कि भाई when the ulema convened a conference in Delhi in 1945, I'm reading from his book, he's accepting this. He said in his presidential address, it is the non-Muslims who are in the field of action for this tabligh of Islam and form the raw material for this splendid activity. We are opposed to the idea of limiting the right of missionary activities of Islam within any particular area. The Muslims have got a right in all the nooks and corners of India by virtue of this great struggle and grand sacrifices of their ancestors in the country. And we maintain that claim and try to widen its scope instead of giving it up.
अब ये कोई नहीं देखता, लोग कहते हैं कि साहब देखिए देवबंदी जो थे वो पार्टीशन के खिलाफ थे इसलिए वो नेशनलिस्टिक। हाँ, ये वो इवेंट है। हाँ, ये लेफ्टिस्ट भी उठाते हैं कि मुस्लिम्स वर अगेंस्ट द पार्टीशन। मेरे साथ तो कई बार बहस में वो यही बात करते हैं कि नहीं, मुस्लिम्स वर अगेंस्ट द पार्टीशन। जबकि आप जिस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि उस टाइम एक प्रॉपर रेजिस्टेंस उठा था कि नहीं, क्यों पाकिस्तान क्यों? जबकि पूरा इंडिया हमारा है, हमारे सारे ग्रेव्स यहीं हैं, मस्जिद यहीं पे। बट बेसिकली वही कांसेप्ट था दारुल हरब एंड दारुल इस्लाम का। तो ये सही है कि मुस्लिम सुप्रीमेसी दे वांटेड दैट, और वो अपना वो छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जियोपॉलिटिकल वो रियलिटीज थी, ब्रिटिश भी थे, फिर काफी सारा कुछ था, खिलाफत था, बहुत सारी चीजें थी। एंड पाकिस्तान को तो कहते ही हैं क्रिएटिंग अ न्यू मदीना। वो जो पूरी हाँ, एक मुहिम चली सिग्निफिकेंटली, उसको जो उन्होंने वो कहते हैं ना सफिशिएंटली इमेजिन्ड, वो किया था कि ऐसा एक हमारा वो होगा। और उनको वेस्टर्न पावर से हम भी हिजरत काफी करेंगे, मदीना हाँ बिल्कुल, बनाएंगे और ये फिर सारा मदीना वो से था। वापस हम दिल्ली वाली मक्का पार्टीशन को फतेह करेंगे। पार्टीशन के बाद भी वो एक वो रहा इंडियन मुस्लिम्स में। मतलब मैं कश्मीर से हूँ, मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स की जनरेशन में काफी फैसिनेशन था पाकिस्तान को लेके। उस जमाने ओके। में मैंने सुना भी है इकोनॉमिकली पाकिस्तान हमसे काफी आगे था। उनकी सड़कें जब जो भी थोड़ा बहुत हम टीवी पे देख पाते थे 80s में 70s में, तो कहते हैं कि ऐसा सबको लग रहा था कि नहीं, वाकई में पाकिस्तान काफी सक्सेसफुल हो गया। इंडिया का तो हमेशा वही रहता था, हम लोग भूखे नंगे बेचारे तो ये एक नैरेटिव था। तो इट took a lot of time to understand कि पाकिस्तान वो एक्चुअली वो सारा वो सही नहीं था। एंड जिया फिर बाद में आए, और एक तरह से अच्छा हुआ कि जियाउल हक के सारे ये मंसूबे समझ आ गए। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर को बहुत ज़्यादा उनका उनके प्लान्स का भुगतना पड़ा। लेकिन आज 5 साल बाद एब्रोगेशन के अगर आप बैठेंगे और प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स में बात करेंगे, तो वो तो पाकिस्तान को टोटली नकारते हैं। कहते हैं नहीं बिल्कुल ये तो कोई अब उनको समझ में आ रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए से वहाँ के क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है, वहाँ के हिंदूज़ के साथ क्या हो रहा है। तो अब तो वो हमको जो वो चुप कराते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो हम तो प्रूफ अब दे देते हैं कि आप सुन लीजिए, उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए। वहाँ की लड़कियाँ बोल रही हैं टीवी पे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अब बताइए। तो अगेन जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया इज़ अ टूल, तो धीरे-धीरे अवेयरनेस बढ़ी एंड अब तो वहाँ पे पाकिस्तान का ऐसा मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कश्मीर में इवन अमंग द इस्लामिस्ट वो अब पाकिस्तान को एज़ अ क्रच नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब वो अपने डिफरेंट प्लान्स बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसमें ज़्यादा कुछ हाँ, एज़ अ फाइनेंशियल सपोर्ट, एज़ अ टेरर सपोर्ट तो रहेगा। लेकिन कि ये कि मर्जर विद पाकिस्तान वो तो अब वो नहीं सोचते हैं वैसा। लेकिन इसको बोलने में और हुँ, इज़हार करने में, एक्सप्रेस करने में जो हर कोई चाहता है कि बोले, हुँ, वो अभी हुँ, वो स्पेस नहीं है। क्योंकि अगेन लोग भूल जाते हैं कि हाइब्रिड टेररिज्म नाम की चीज़ है। वो टेररिज्म बदल चुका है। पहले हम जानते थे कि अच्छा ये मुजाहिद है, ये गन लेके घूमता है। अभी तो पता भी नहीं चलता। वो डॉक्टर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है। उसे करना कुछ नहीं है। उसके हैंडलर्स जो पाकिस्तान में हैं, वो एक कॉल करेंगे, उसे छोटा-सा एक पिस्टल लेना है और जाके किसी एक कश्मीरी पंडित या माइग्रेंट लेबर को शूट करना है, और ऐसे ही टेरर फैलता है। तो ये दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डील विद। इसीलिए आप वो भूल जाइए कि कोई ओपनली कुछ कहेगा। थोड़े से हम कुछ हैं जो बोल लेते हैं, बट अगेन जैसे मैंने कहा ना, मैं दूसरे शहर में हूँ, जो वहाँ बैठ के कुछ हुँ। बोल रहे हैं वो मिलिटराइज़्ड ज़ोन में हैं, सेफ इसमें सिक्योरिटीज़ एरिया से ट्वीट करते हैं, बोलते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं। पर वो एक मास रैली वहाँ पे इंडिया के हक में होगी, वो अभी तो आप उम्मीद मत करिए उसकी। अच्छा, आप ये मदरसा एजुकेशन के बारे में क्या सोचती हैं? योगी जी के कुछ मैं देखा है यहाँ पे अच्छा है, एक डेटा तो होना चाहिए था, क्योंकि एक वो रजिस्ट्रेशन नाम की तो कुछ चीज़ हो ही नहीं रही थी। स्कूल्स जैसे जब खुलते हैं तो एक प्रॉपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आप क्या पढ़ा रहे हैं, करिकुलम आपका वहाँ पे ये होता है। तो ये तो अच्छा है, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन, एक डेटाबेस तो बनना चाहिए। बाकी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें इजाज़त देता है कि आप अपने मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट्स रखें, पढ़ाइए। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने कहा ना, एक्सटर्नल एक प्रेशर जो होना चाहिए हमेशा, कि सेक्युलर सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ाए जाएँ। कुछ मदरसे ऐसे हैं जो सेक्युलर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स हो गया, जिनको तैयारी तो करते हैं। लेकिन मदरसों का जो एक्चुअल उस ज़माने में जब वो खुले थे, अब्बासिड डायनेस्टी की बात करूँगी, एक वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जब हुआ करता था, वो अभी तो नहीं रहा। क्योंकि आपका जो मदरसा ग्रेजुएट निकलता है, क्या वो एक आज के आईटी इसके लिए तैयार होता है कि नहीं? अगर उसने ग्रेजुएशन के बाद मौलाना ही बनना है, तो फिर फ़ायदा क्या है मदरसे का?
या तो वो वहाँ से अपनी थियोलॉजिकल तालीम लेके, बट एट द सेम टाइम सेक्युलर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी लेके क्या वो आईएएस में कम्पीट कर सकता है? क्या वो आईआईटीज़ में जा सकता है? अ, ये सारे सवाल तो मुस्लिम कम्युनिटी को करने ही पड़ेंगे। मैं जाती हूँ, मैंने अपने बच्चे को मदरसा में नहीं पढ़ाया, मुझे पता था वहाँ पे उसको वो सेक्युलर एजुकेशन तो नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत से प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं जिनको मैं पूछती रहती हूँ, वो भी मदरसे के अगेंस्ट ही हैं कि नहीं, हमें अपने बच्चे तो वहाँ नहीं भेजने। लेकिन जिसके पास कोई वो ज़रिया नहीं है, जिसके पास वहाँ पे फ्री एजुकेशन मिल रही है, तो स्टेट को एक मॉनिटरिंग सिस्टम तो करनी पड़ेगी कि वहाँ पे एक्चुअली में पढ़ाया क्या जा रहा है। तो वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, एक सऊदी ने जो 1979 के बाद किया, वहाबिज़्म इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। हमारे वहाबी मौलवी आते थे वहाँ पे, वो फ्राइडे वो सरमन होता है, हमारा खुतबा होता है, वो देके जाते थे। इसी तरह से बहुत सारे टीचर्स भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है वहाबिज़्म से, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन मदरसों में वो वहाबी या सलाफ़ी टाइप के टीचर्स हैं। तो सेक्युलर टीचर्स ये डेटाबेस तो करना पड़ेगा, एक वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मदरसा तो करना पड़ेगा, और दूसरा थोड़ा-सा मीडिया को एक वो जुर्रत करनी पड़ेगी कि वहाँ के जो स्कैंडल्स निकलते रहते हैं, एक चाइल्ड अब्यूज़ के जो स्कैंडल्स निकलते रहते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन बेखौफ करनी पड़ेगी मीडिया में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल राइट विंग ही वो सारे दिखा रहा है, राइट विंग मीडिया जो भी है। फैक्ट चेकर आप भूल जाइए कि वो ऑब्जेक्टिव होंगे, वो तो होंगे नहीं, उनका एजेंडा है। तो एक वो न्यूट्रल मीडिया जो है, बेखौफ आपको, क्योंकि आपके बच्चों का सवाल है, वो आप ही के बच्चे हैं, इंडिया के बच्चे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक प्रोटेक्शन देता है, लॉज़ शुड हैव बीन वो पॉक्सो हमने कर रखा है। तो बेखौफ आप दिखाइए कि वहाँ होता क्या है। उनको, जैसे कि हम इंडिया में एक बहुत ये है अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़र्स, अ, पर जब वो हिंदू कम्युनिटी से होता है तो आप तो एकदम से उठ के बोल लेते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हिंदूज़ कंडेमिंग इट। लेकिन हमारी कम्युनिटी से कोई कंडेमनेशन नहीं आएगी इफ इट्स अ मुस्लिम पर। तो हिंदू डजंट शुडंट होल्ड बैक। बिल्कुल वैसे ही उसको कंडेम कीजिए जैसे आप दूसरे का वो कंडेम करते हैं। तो इसमें मीडिया थोड़ा हिचकिचाती है जब वो मदरसे से स्कैंडल निकलता है एंड इट्स अ मुस्लिम मौलवी और समबडी। तो वो एक न्यूट्रलिटी वो दिखानी तो पड़ेगी, ऑब्जेक्टिविटी तो दिखानी पड़ेगी। सो आई रियली कमेंड व्हाट द योगी गवर्नमेंट इज डूइंग यूपी में। अगर ये दूसरे स्टेट्स में भी हो, हमारे यहाँ कश्मीर में तो कर रहे हैं, दे आर देयर इज अ डेटाबेस बीइंग कंपाइल्ड एंड रजिस्ट्रेशन हो रही है, चेक हो रहा है। पुलिस इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं फ्राइडे, उनके साथ वहां बैठ के नमाज अता करते हैं, क्योंकि उनको देखना है कि खुतबे में क्या बोला जा रहा है। तो धीरे-धीरे वो जो वहाबी इन्फ्लुएंस है वो कम होता गया है। तो इसमें काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स हैव बीन कमेंडेबल कि मुस्लिम पुलिस ऑफिसर्स जो उनको बैठ के मैंने सुना है, खुद भी डिस्कशन होता है, काउंटर होता है। मौलवी को बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं? कहाँ से कौन-सी इंटरप्रिटेशन है? बताइए हमको, कौन-सा वर्स है? तो ये मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, पुलिस ऑफिसर्स डूइंग दिस। नॉट इन द मस्जिद, वी आर नॉट अलाउड, लाइक आई एम नॉट अलाउड टू गो इन, बट आई हैव हर्ड इट फ्रॉम कज़िन्स, आई हैव हर्ड इट फ्रॉम अदर nieces एंड nephews कि वो काउंटर तो करते हैं। कश्मीरी कुछ पुलिस लोग कहते ऑफिसर्स हैं बहुत कि सारे सोशल खास तौर मीडिया से पे पॉपुलर हैं। जी। कहते हैं कि साहब कि विमेन आर अलाउड बट दे हैव टू सिट एट द बैक साइड। मैं चाहूँ तो मुझे कोई रोकेगा नहीं। एक तो मुझे पीछे के दरवाज़े से जाना है, मर्दों के पीछे जाना है, लेकिन मेरी फैमिली एनकरेज नहीं करेगी। तो एक टाबू सा है कि क्यों जाओगी तुम, घर में पढ़ो, ज़रूरत क्या है जाने की, ऐसा होता है। तो एज़ सच अगर मैं अब अड़ जाऊँ और कहूँ नहीं मुझे जाना है, तो रोकेगा कोई नहीं। लेकिन फिर वही है कि मर्दों के पीछे, ठीक है? और दूसरे दरवाज़े से। तो अगर मैं उनको जाके ये बोलती हूँ मौलवी साहब को या इमाम साहब को कि जर्मनी में एक मॉस्क है बर्लिन में, जहाँ पे जो इमाम है वो लेडी है, और उसमें सफ़े में मर्द औरत इकट्ठे बैठते हैं, तो इमाम साहब तो एकदम हो जाते हैं, ला हौल वला कुव्वत, ये नहीं, गलत है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर मैं उनसे ये एक कहूँ कि ये उस मदरसे की बात मस्जिद कर में रहा था, तो हुँ, आपके जो बरेलवी जो शेख हैं, अहमद रज़ा बरेलवी साहब, उनकी किताब पढ़ाई जाती है। वो 3 वॉल्यूम की किताब है, जो ये बताती है कि साहब कि सूरज जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। 3 वॉल्यूम की किताब है वो। तो इस तरह की बातें अभी भी चल रही हैं। खैर, लास्ट बिल्कुल। में आपसे कंक्लूडिंग, ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट को आप कैसे देखती हैं? अ
मैं तो स्पेस कोशिश कर ही रही हूँ बनाने की कि तरह-तरह की बातें हों, मतलब बिलीविंग मुस्लिम्स आएँ, एक्स मुस्लिम्स आएँ, फ्री थिंकिंग मुस्लिम्स आएँ, देयर आर कल्चरल मुस्लिम्स आल्सो जो मानते हैं कि चलो ठीक है, कुरान वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन हम मानते नहीं, कल्चरली ईद वगैरह मनाएँगे। तो लेकिन मिलिटेंट एथिज़्म के मैं थोड़ा खिलाफ हूँ। मतलब आप अगर तब्दीली चाहते हैं, तो आपको एक सही तरीका तो देखना पड़ेगा। एक्स मुस्लिम्स के लिए बाज़ाब्ता एक जगह होनी चाहिए क्योंकि जो ये मौलाना वगैरह भूल जाते हैं कि एक हमारे बहुत सारे ग्रेट फिलोसोफर्स रहे हैं अब्बासिड डायनेस्टी के टाइम पे। इब्न रुश्द थे, ही वाज़ अ मुस्लिम लेकिन हाँ, अगर आप उनकी हुँ, किताबें पढ़ेंगे, तो वहदतुल वो वजूद। हाँ, और इमाम गज़ाली को उन्होंने रिबट किया था। इमाम गज़ाली अनफॉर्च्यूनेटली बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, लेकिन उन्होंने जो टारगेट हम लोगों पे पेंट किया कि भई फिलॉसफर ये है, फिलॉसफर जी इस्लाम को ये खराब कर देगा, वो कर देगा, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़-ए-फ़लसफ़ा, हमारा हाँ, उन्होंने किताब लिखी थी दे तहफ़्फ़ुज़-ए-फ़लसफ़ा और उसका काउंटर किया था इब्न रूशद ने इब्न रुश्द ने तहफ़्फ़ुज़-ए-तहफ़्फ़ुज़, लेकिन उनकी तो सज़ा मिली थी उसको। उनको हाँ, कॉर्डोबा की मस्जिद के सामने हर फ्राइडे को खड़ा होना पड़ता था और आने-जाने हुँ, वाले जितने नमाज़ी थे, उनके मुँह पे थूक के जाते थे। हुँ। तो अब देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल गज़ाली की इनकोहेरेंस ऑफ फिलॉसफर्स पढ़ाई जाती है। लेकिन हुँ, वहाँ पे मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि इब्न रुश्द की इनकोहेरेंस ऑफ इनकोहेरेंस भी पढ़ाई जाए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपके एक्स मुस्लिम्स, कल्चरल मुस्लिम्स, लिबरल मुस्लिम्स, इवन एथियस्ट मुस्लिम्स, ये है, देयर इज़ अ कम्युनिटी जो नहीं मानती है बट दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज़ मुस्लिम्स। इट मे बी एन ऑक्सीमोरॉन ठीक है, लेकिन है। तो एक वो स्पेस बन जाती, जैसे कि हिंदुइज्म में है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का चारवाक ट्रेडिशन कि आप मानते नहीं हैं तो भी हिंदू हैं तो ठीक है, आपको कोई गला नहीं काटता, आपका कोई वो कुछ वो सर तन से जुदा नहीं करता। तो ये एक स्पेस बनाने की कोशिश तो है। एक्स मुस्लिम्स में भी बहुत सारे तरह के हैं। मैंने ये देखा है आप काफ़ी सारे वो आई थिंक यूट्यूब चैनल्स खोल रखे हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर यूरोपियन और अरब एक्स मुस्लिम्स का ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ। आई थिंक यास्मीन मोहम्मद की एक किताब है कनाडा में अनवेल्ड लिखी है उन्होंने। अली ए रिज़वी की किताब आई थी एथियस्ट मुस्लिम। मैं खुद पर्सनली मुतासिर हूँ अनवर मजीद वो मोरक्को से हैं, लेकिन अमेरिका में रहते हैं, जिन्होंने हेरेसी का काफ़ी कुछ एनकरेजमेंट किया है। हेरेसी का मतलब है एक अल्टरनेटिव जो आप रीज़निंग इस्लाम में हमारी ट्रेडिशंस थी, जैसा मैंने कहा मुतज़िली थे, तो हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो एक्स मुस्लिम्स मूवमेंट से मैं उनके अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा आपको तरीका देखना पड़ेगा। यू कैन नॉट कॉन्स्टेंटली मॉक या आप उनको कॉन्स्टेंटली एक वो अग्रेसिव पोजीशन में रहते हैं। अगर आपको तब्दीली चाहिए तो आपको बैठ के एक थोड़ा-सा वो स्पेस मतलब आप करिए जो आप कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मुस्लिम्स को पहली बार वो जवाब देना पड़ रहा है, जैसे आपने वो वर्स उठाई कि इवन वर्स 39 वर्स 422 इनका सबका जवाब देना पड़ता है। और ये हमारे मौलाना तो हमेशा वो नेविगेट कर लेते हैं, नहीं-नहीं आपने पढ़ा नहीं है सही से, आपको इसका मतलब नहीं पता, तो वो कर लेते थे अपना। पर अब ये पॉसिबल नहीं है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये अच्छा है, दैट इज़ आल्सो नीडेड। जैसे आपके हिंदुइज़्म में चारवाक ट्रेडिशन है, आई विश कि मुतज़िली मूवमेंट वापस आ जाए, एक्स मुस्लिम्स के लिए भी एक स्पेस बन जाए, फ्री थिंकिंग मुस्लिम्स के लिए भी और लिबरल मुस्लिम्स तो थे ही। तो ये है कि 21st सेंचुरी में सिर्फ़ इस वज़ह से किसी को मार डालना कि उसने एक कार्टून बनाया है या सिर्फ़ इस वज़ह से कि उसने एक क्वेश्चन उठाया है या सिर्फ़ इस एक अफ़वाह की वज़ह से उसको मार डालना कि भई उसने ब्लास्फेमी की है। 21st सेंचुरी में ये सब तो नहीं होना चाहिए और इसकी वज़ह से इस्लाम को भी बहुत ही बुरा नाम आता है। फिर आप उठते नहीं हैं ये कहने के लिए, आप कोई रैली नहीं करते हैं किसी शहर में कि भई मेरे नाम पे ये सब मत करो। आपने आज तक आईसिस के खिलाफ कोई रैली नहीं की। आपने आज तक कंडेम नहीं किया कि अक्टूबर 7 को जो हुआ, हमास ने जो किया वो सही नहीं था। जैसे मुझसे पूछा जाता है, ठीक है, कहाँ हैं आपके नंबर्स कहाँ हैं? तो वो नंबर तो दिखाने पड़ेंगे आपको। तभी शायद वो जो मिसट्रस्ट है 2 कम्युनिटीज़ में वो बढ़ेगा। तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि नंबर बढ़े। उसमें अगर एक्स मुस्लिम्स भी शामिल होते हैं अच्छी बात है, लेकिन प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स भी हैं, देयर आर बिलीविंग मुस्लिम्स आल्सो जो मानते हैं कि नहीं भई हम अपने 5 पिलर्स तो रखेंगे लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम है उसको फेस तो करना पड़ेगा। कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अर्षिया जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके
बहुत खुली बातचीत आपसे हुई और आई रियली कमेंड योर थॉट प्रोसेस और हम निश्चित थैंक रूप यू। से आगे भी और भी बात करते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद, दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्ते।